नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, जिसके एग्जामिनेशन 30 जनवरी 2025 को बिलासपुर डिवीज़न में हुए थे। तो जो भी दोस्त लोग स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें, और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स भी बताया जाता है, तो करंट अफेयर्स को भी पढ़ना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। प्रश्न पत्र द्विभाषी है। किसी भी संदेश की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में प्रश्न पत्र मान्य होंगे। नेक्स्ट है, इस प्रश्न पत्र पुस्तिका में कुल 110 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। राजभाषा से संबंधित प्रश्न संख्या 101 से 110 तक है। किसी भी 100 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि कोई अभ्यर्थी 100 से अधिक प्रश्न देता है या प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में 100 प्रयास किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट है, गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन 0.33, गलत उत्तर के लिए नेगेटिव यानी रॉन्ग आंसर है। जो भी रॉन्ग आंसर देंगे उसके 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ईयर फर्स्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड। पहला रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो पहला रेल बजट 1924 में पेश किया गया था। यानी कि रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग किया गया था, अकवर्थ समिति के सिफारिश पे। इसीलिए पहला रेल बजट को 1924 ईस्वी में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क्स एक्टिविटीज कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड नंबर। कार्य गतिविधियां निम्नलिखित में से किस मांग संख्या के अंतर्गत आती हैं? तो कार्य गतिविधियां मांग संख्या 16 के अंतर्गत आती है। इससे ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डेमी ऑफिशियल लेटर। Do letter contains some personal information along with official information. In this letter, the receiver is addressed by name. Such letter is written by only senior official to junior official. This letter is neither copied or nor distributed. आंसर इसके हो जाएंगे थर्ड का सी नंबर, यानी कि सच लेटर इज रिटन बाय ओनली सीनियर ऑफिशियल टू जूनियर ऑफिशियल। हिंदी में देख लेते हैं इसके। अर्ध अधिकारी के डीओ पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या डीओ पत्र में आधिकारिक जानकारी के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी होती है? क्या इस पत्र में प्राप्तकर्ता को नाम से संबोधित किया जाता है? क्या ऐसा पत्र केवल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है? क्या इस पत्र की न तो प्रतिलिपि बनाई जाती है और न ही वितरित की जाती है? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इनमें से बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह हो जाएंगे सी, ऐसा पत्र केवल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है। आंसर इसके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स 50% ऑफ लास्ट पे ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय इज पेड टू स्पाउस एज फैमिली पेंशन। मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके जीवन साथी को कितने वर्षों तक दिया जाता है? इसके आंसर जाएंगे 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्षों तक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इंकेसमेंट और लीव कैन नॉट बी अवेल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव CCL, और CCL is admissible in aspect of adopted minor child also, or CCL may be availed only up to 22 years of age for disabled child. CCL is not to be included in the ambit of availing maximum
मैक्सिमम ऑफ 5 years लीव ऑफ एनी काइंड इन स्ट्रेच, यानी कि सही नहीं है, इसमें नॉट करेक्ट बता रहा है, तो इसके आंसर ये हो जाएंगे CCL में बी अवेल्ड ओनली अप टू 22 years ऑफ एज फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। हिंदी मीनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या चाइल्ड केयर लीव के दौरान छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है? क्या CCL के दौरान छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है? क्या गोद लिए गए नाबालिग बच्चे के मामले में भी CCL स्वीकार्य है? क्या विकलांग बच्चे के लिए CCL का लाभ केवल 22 वर्ष की आयु तक ही लिया जा सकता है? क्या CCL को भी किसी भी तरह की अधिकतम 5 वर्ष की छुट्टी लेने के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो इसके गलत है, यानी कि सही नहीं है, तो ये C नंबर इसका सही नहीं है। विकलांग बच्चे के लिए, दिव्यांग बच्चे के लिए CCL का लाभ केवल 22 वर्ष की आयु तक ही लिया जा सकता है, ये गलत दे रखा है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इज मोर देन 1 year but less than 5 years, then the rate of death gratuity would be how many times of emoluments? Answer, 6 times of emoluments। हिंदी वर्जन, यदि अर्हक सेवा की अवधि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम है तो मृत्यु ग्रेच्युटी की दर परिलब्धियों का कितना गुना होगा? इसके आंसर जाएंगे C, परिलब्धियों का 6 गुना होगा। ऑप्शन नंबर C होगा, 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। डिसिप्लिन एंड अपील रूल एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। रूल नंबर 11, प्रोसीड्यूर फॉर इम्पोजिंग माइनॉरिटी पेनल्टी, एंड रूल नंबर 10, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, एंड रूल नंबर 9, प्रोसीड्यूर फॉर imposing मेजर पेनल्टी, एंड रूल नंबर 8, अथॉरिटी टू इश्यूशन प्रोसीडिंग। इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसके हिंदी वर्जन, निम्नलिखित का मिलान करें, सही उत्तर चुनिए। डिसिप्लिन अपील नियम है ये। उसके बाद संक्षिप्त विवरण इसका बताना है। जैसे नियम नंबर 11 क्या कहता है, तो नियम नंबर 11 कहता है लघु दंड लगाने की प्रक्रिया है नियम नंबर 11 में, और नियम नंबर 10 में जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही है। नियम नंबर 9 में बृहद दंड लगाने की प्रक्रिया है, और नियम 8 में कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स 1993 करेक्ट, इंडियन रेलवे एक्ट 1979 रॉन्ग, रेलवे सर्विस सर्वेंट एंड डिसिप्लिन अपील रूल 1968 ये करेक्ट। ऑप्शन नंबर B, ओनली 2, इसके आंसर ओनली 2 आंसर गलत है, क्योंकि 1979 नहीं 1989 होगा इसके आंसर। इसके हिंदी वर्जन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 सही है। भारतीय रेलवे अधिनियम 1979 ये गलत है, और रेल सेवक डिसिप्लिन एंड अपील नियम 1968 ये सही है। केवल 2 आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेथ ग्रेच्युटी? मृत्यु अनुदान की अधिकतम राशि क्या है? तो मृत्यु अनुदान की अधिकतम राशि 25 लाख है, तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, आंसर 25 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। रेलवे सर्विस रूल एंड रिलेटेड प्रोविजन। सबसे फर्स्ट में है रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। नेक्स्ट रूल नंबर 6, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन और यूनियन। रूल नंबर 7, डिमॉन्स्ट्रेशन। रूल नंबर 8, कनेक्शन विथ प्रेस और मीडिया। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। हिंदी वर्जन देख लेते हैं इसके। निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। रेलवे सेवा आचरण नियम और संबंधी प्रावधान। नियम नंबर 5 में ये कहता है कि राजनीति और चुनाव में भाग लेना नियम 5 में है, और नियम 6 में है एसोसिएशन या यूनियन में शामिल होना नियम 6 में है, प्रदर्शन नियम 7 में, और प्रेस या मीडिया से संबंध नियम 8 में है। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज CGE GIS अमाउंट फॉर ग्रुप C एम्प्लॉयज?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGEGIS? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। फुल फॉर्म ऑफ CGEGIS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन, ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए CGEGIS का राशि क्या है? तो CGEGIS का अमाउंट है 30,000 यानी कि 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in addition to GPF balance, the addition amount of average of 3 years balance amount of GPF is also paid on death of employee. What is maximum amount that can be paid as additional amount? GPF बैलेंस के अलावा GPF की 3 साल की बैलेंस राशि की औसत के बराबर अतिरिक्त राशि भी कर्मचारियों की मृत्यु पर दी जाती है। अतिरिक्त राशि के रूप में अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? तो अतिरिक्त राशि के रूप में अधिकतम 60,000 रुपये दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 60,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन ईस्ट कोस्ट रेलवे? ईस्ट कोस्ट रेलवे में कितने मंडल हैं? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में 3 डिविजन्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 डिविजन्स। हिंदी वर्जन, पूर्वी तटीय रेलवे में कितने मंडल हैं? तो पूर्वी तटीय रेलवे में 3 डिवीजन हैं। एक है खुर्दा, संबलपुर और वाल्टेयर। वाल्टेयर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, खुर्दा, संबलपुर एंड वाल्टेयर है। तो ये 3 डिवीजन है ईस्ट कोस्ट रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर टेक्नीशियन 3rd GP ग्रेड पे 1900 इन SNT डिपार्टमेंट? SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। SNT डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन 3 ग्रेड पे 1900 के लिए सीधी भर्ती कोटा क्या है? इसके आंसर जाएंगे 25%। ऑप्शन नंबर सी, सीधी भर्ती कोटा 25% है SNT डिपार्टमेंट में ग्रेड 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? चाइल्ड बोर्न आफ्टर रिटायरमेंट मे बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली पेंशन, और डिसेबल्ड इनवैलिड मैरिड सन डॉटर इज एंटाइटल्ड फॉर फैमिली पेंशन, और द पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे इन 1977। करेक्ट आंसर इज 1 and 2। ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। चाइल्ड बोर्न आफ्टर रिटायरमेंट मे बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली पेंशन, डिसेबल्ड इनवैलिड मैरिड सन डॉटर इन इंटाइटल्ड फॉर फैमिली पेंशन। 1 and 2 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हिंदी वर्जन इसके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चों को पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है? क्या विकलांग अक्षम विवाहित पुत्र पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार हैं? पेंशन योजना भारतीय रेलवे में 1977 में शुरू की गई थी। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चे को पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है, और विकलांग अक्षम विवाहित पुत्र या पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रिजर्वेशन परसेंट फॉर क्वार्टर अलॉटमेंट इन केस ऑफ SC/ST? SC/ST के मामले में क्वार्टर आवंटन के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या होना चाहिए? इसके आंसर 10 होना चाहिए, 10% आंसर होना चाहिए, 10%। SC/ST के मामले में क्वार्टर आवंटन के लिए आरक्षण प्रतिशत 10% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS was introduced with effect from? आंसर 1 जनवरी 2004। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कब से लागू की गई थी? आंसर हो जाएंगे 1 जनवरी 2004 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। इंग्लिश में कहें तो नेशनल पेंशन सिस्टम। कई लोग न्यू पेंशन स्कीम करते हैं तो वो गलत है। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS का फुल फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज SCL यानी स्पेशल कैजुअल लीव मे बी अवेल्ड फॉर डोनेटिंग ऑर्गन टू अनदर ह्यूमन बीइंग। किसी अन्य व्यक्ति को अंगदान करने के लिए SCL का लाभ कितने दिनों के लिए लिया जा सकता है? तो किसी अन्य व्यक्तियों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए 42 दिनों का SCL का लाभ लिया जा सकता है, 42 डेज का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। एक्ट्स एंड ईयर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 एंड वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। अधिनियम और उसके वर्ष। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ था और श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 में लागू हुआ था। तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएंगे A4, B3, C2 एंड D1। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड पर्पस। SF4 हो जाएगी रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, एंड SF7 अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, SF8 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड SF2 डीम्ड सस्पेंशन। आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। मानक प्रपत्र यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके उद्देश्य। SF4 निलंबन रद्द करना, और SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF8 प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति और SF2 माना गया निलंबन। इसके आंसर सी हो जाएंगे, सही आंसर है। व्हाट इज पे फैक्टर ऑफ 7th PC फॉर रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ के लिए 7वें PC का पे फैक्टर क्या है? तो रनिंग स्टाफ के लिए 2.945 7th CPC फैक्टर है, 2.945। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर कॉमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ कैटेगरी। वाणिज्यिक एवं टिकटिंग स्टाफ श्रेणी के लिए चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? B2 चिकित्सा वर्गीकरण है इसके। वाणिज्यिक और यानी कॉमर्शियल और मेडिकल के लिए, कॉमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ कैटेगरी के लिए मेडिकल श्रेणी जो वर्गीकरण जो है वो B2 है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। डिविजनल रिलेटेड क्वेश्चन। प्रदीप कुमार PCSO यानी कि अधिकारियों के नाम बता रहे हैं कि डिवीज़न में और जोन में कौन कौन से अधिकारी हैं। तो प्रदीप कुमार जो हैं वो PCSO हैं, और ये बिलासपुर डिवीज़न का बताया क्वेश्चन है ये। तो ACCR का ये जोन का बता रहा होगा। प्रदीप कुमार PCPO एंड तरुण प्रकाश GM एंड मनोज गुरुमुखी SDGM, विजय कुमार साहू AGM। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। प्रदीप कुमार PCPO एंड तरुण प्रकाश GM, मनोज गुरुमुखी SDGM एंड विजय कुमार साहू AGM। हिंदी वर्जन। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। प्रदीप कुमार PCPO एंड तरुण प्रकाश GM, मनोज गुरुमुखी SDGM एंड विजय कुमार साहू AGM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT had been established under Article 323A of the Constitution. CAT was established in 1985. There are 10 benches of CAT all over India.
अपील्स अगेंस्ट कैट ऑर्डर आर चैलेंज्ड बिफोर हाई कोर्ट। तो ये सारे आंसर सही है, बस एक आंसर गलत है। देयर आर 10 बेंचेज ऑफ कैट्स ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में 10 बेंच नहीं है, 10 बेंच से ज़्यादा है कैट का। कैट का फुल फॉर्म सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। हिंदी वर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत की गई थी और कैट की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और कैट के आदेश के खिलाफ अपील को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है। ये आंसर गलत है। पूरे भारत में कैट की 10 बेंच है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेलवे सर्वेंट रूल 1966 और रेलवे सर्वेंट पास रूल्स 1986 एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड रेलवे सर्विस रूल पेंशन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1993। आंसर करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। रेलवे कर्मचारी आचरण नियम 1966, रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 में लागू हुआ था, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में लागू हुआ था और रेलवे सेवा पेंशन का कम्यूटेशन नियम 1993 में लागू हुआ था। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। रूल 3 competent authority to issue passes and rule 4 kind of passes and rule 12 pass PTO of non railway servant and rule 15 monetary value of passage। option number C is right answer। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। पास नियम और उनके विवरण। नियम 3, पास जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी। नियम 4, पास के प्रकार। नियम 12, गैर रेलवे कर्मचारियों का पास PTO। नियम 15, पास का मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ इज पेड एज हॉस्टल सब्सिडी? आंसर 8437। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8437 रुपीज़ 50 पैसे, लेकिन ऑप्शन में सी है तो सी आंसर हो जाएंगे 8437 रुपये। छात्रावास सब्सिडी के रूप में प्रति माह कितनी निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है? आंसर हो जाएंगे 8437 रुपये। दोस्तों इसके आंसर गलत बताया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि 8437 रुपये 50 पैसे, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए। इसके आंसर इनमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 8437 रुपये 50 पैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ IREC इज रिलेटेड टू स्टाफ बेनिफिट फंड? IREC का कौन सा अध्याय स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित है? आंसर चैप्टर 8 अध्याय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CP ग्राम्स? CP ग्राम्स CPGRAMS का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following app is related to lodge the complaint for railway quarter repairing and maintenance? निम्नलिखित में से कौन सा ऐप रेलवे क्वार्टर की मरम्मत और रख रखाव के लिए शिकायत दर्ज करने से संबंधित है? आंसर हो जाएंगे RBMS। RBMS एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जो रेलवे क्वार्टर की मरम्मत और रख रखाव की शिकायत दर्ज करने से संबंधित है। तो आंसर सी इसके आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कवच? कवच का उद्देश्य क्या है? कवच का उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कवच? प्रिवेंट कोलिजन्स, इनहेंस सेफ्टी, इम्प्रूव एफिशिएंसी, आंसर ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी। यानी कवच का उद्देश्य क्या है? कवच का उद्देश्य है टकराव को रोकना, सुरक्षा बढ़ाना और दक्षता में सुधार करना। यानी कि आंसर इसके और सभी हो जाएंगे, आंसर सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनवैलिड पेंशन? ओवर पेमेंट ऑफ पेंशन टू रिटायर्ड स्टाफ, और पेंशन पेड टू नॉन एलिजिबल रिटायर्ड स्टाफ, और पेंशन पेड टू सम अदर पेंशन बाय मिस्टेक, और पेंशन एडमिसिबल टू स्टाफ रिटायर्ड ऑन मेंटल इन्फॉर्मिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पेंशन एडमिसिबल टू स्टाफ रिटायर्ड ऑन मेंटल इन्फॉर्मिटी। हिंदी वर्जन, अमान्य पेंशन क्या है? क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का अधिक भुगतान है? क्या अयोग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान है? क्या गलती से किसी अन्य व्यक्ति को पेंशन का भुगतान है? क्या मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ जीएम्स वेलफेयर एंड रिलीफ फंड ऑफ एसीसीआर? एसीसीआर के जीएम कल्याण एवं राहत कोष की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये जोनल लेवल का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसके हो जाएंगे सी, पीसीपीओ, पीसीपीओ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम एज लिमिट फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ रिटायरमेंट स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस? करेक्ट आंसर 65 ईयर्स। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर दोबारा नियुक्त एंगेजमेंट करने के लिए यानी कि मैक्सिमम एज जो है 65 ईयर्स है, 65 वर्ष मैक्सिमम एज है, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम सर्विस रेसिडेंसी पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर एनी जीडीसी एग्जाम? किसी भी जीडीसी परीक्षा के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम सेवा निवास अवधि क्या होना चाहिए? तो इसके आंसर है कोई आयु सीमा नहीं है, न्यूनतम सेवा निवास की कोई आयु सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे। जीडीसी का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन, जनरल डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीईएम? फुल फॉर्म ऑफ जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑप्शन नंबर सी। जीईएम का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हेड डील्स विद स्टाफ वेलफेयर? आंसर 51। निम्नलिखित में से कौन सा प्लान हेड कर्मचारी कल्याण से संबंधित है? आंसर हो जाएंगे 51। 51 प्लान हेड जो है कर्मचारी कल्याण से संबंधित है, 51 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन एचबीए फॉर ईयर 2024 टू 2025? वर्ष 2024-25 के लिए एचबीए पर लागू ब्याज दर क्या है? तो वर्ष 2024-25 के लिए एचबीए पर लागू ब्याज दर है 7.44%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन सीजीए बियॉन्ड 25 ईयर्स ओल्ड केस? 25 वर्ष पुराने मामले से परे सीजीए को मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी हैं? आंसर नाइदर ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट ऑन स्पोर्ट्स अकाउंट फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स?
खेल में उत्कृष्टता के लिए खेल खाते पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी हैं? आंसर जीएम, जनरल मैनेजर। खेल में उत्कृष्टता के लिए खेल खाते पर अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारी जीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CA एंड हॉस्टल सब्सिडी? Hostel subsidy is applicable only in respect of the child studying in residential education institution located at least 50 km far from residence, or the reimbursement of CEA of Divyang children shall be payable at double of the normal rate, or CEA hostel subsidy can be claimed for any two surviving children, or all correct. Right answer, CEA hostel subsidy can be claimed only for any two surviving children. Right answer is C. हिंदी वर्जन, बच्चों की शिक्षा भत्ता CEA और छात्रावास सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? गलत कौन सा कथन है? तो ये बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? क्या CEA छात्रावास सब्सिडी का दावा किसी भी दो जीवित बच्चों के लिए किया जा सकता है? छात्रावास सब्सिडी केवल निवास से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में लागू है। दिव्यांग बच्चों के CEA के प्रतिपूर्ति समान दर से दोगुनी दर पर देय होगी। तो इनमें से कौन सा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है? तो इनमें से हो जाएगा इसका आंसर C, दिव्यांग बच्चों के CEA की प्रतिपूर्ति समान दर से दोगुनी दर पर देय होगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके आंसर C हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO श्री सतीश कुमार हैं। और रेल मंत्री हैं जो श्री अश्विनी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का आंसर श्री सतीश कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स एट रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड में महानिदेशक मानव संसाधन कौन है? श्री R राजगोपाल। आंसर हो जाएंगे, रेलवे बोर्ड में मानव संसाधन महानिदेशक जो हैं श्री R राजगोपाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे केम इनटू एग्जिस्टेंस? राइट आंसर C, 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कब अस्तित्व में आया? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 2003 में अस्तित्व में आया। आंसर हो जाएंगे इसके C। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ परमिशन फॉर रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर्स इन मिसिंग केसेज? गुमशुदा मामलों में रेलवे क्वार्टर को रखने की अनुमति की अधिकतम अवधि क्या है? तो गुमशुदा मामलों में अधिकतम अवधि जो है ना 36 मंथ है, यानी 36 महीने। ऑप्शन करेक्ट आंसर C हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द B इन PWBD? PWBD में B क्या है? तो PWBD में B जो है बेंच मार्क है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, PWBD में B जो है बेंच मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रान नंबर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट? प्रान नंबर में कितने अंक होते हैं? तो प्रान नंबर में 12 अंक होते हैं, यानी कि 12 डिजिट होते हैं प्रान नंबर में। और आधार कार्ड में भी 12 अंक होते हैं, 12 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ प्रान PRAN, प्रान का पूरा नाम क्या है? प्रान का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इनमें से जो ऑप्शन होगा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर करेक्ट आंसर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होगा। और ये 12 डिजिट के होते हैं, 12 डिजिट का होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच रूल द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय मे बी रिव्यूड पीरियडिकली?
किस नियम के तहत कर्मचारी की सेवा की समय समय पर समीक्षा की जा सकती है? रूल नंबर FR 56J, ऑप्शन नंबर सी। FR 56J नियम के तहत कर्मचारी की सेवा की समय समय पर समीक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज द मार्टिर डे ऑब्जर्व्ड? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फुल फॉर्म ऑफ PAC, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हिंदी वर्जन PAC का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएंगे सी, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द वर्क्स प्रोग्राम DRM इज अप्रूविंग अथॉरिटी? किस कार्यक्रम के लिए DRM अनुमोदन प्राधिकारी है? MWP, आंसर सी, MWP जो है कार्यक्रम के लिए DRM अनुमोदन प्राधिकारी है, अप्रूविंग अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बुक ऑन वर्क प्रोग्राम इन रेलवे इज पब्लिश्ड बाय? रेलवे में कार्यक्रम पर पिंक बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आंसर रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन? संविदा श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो संविदा श्रम अधिनियम 1970 ईस्वी में लागू किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेंटिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर? आंसर 1961। प्रशिक्षु अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? तो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 ईस्वी में पेश किया गया था। सही आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज फॉर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए है? तो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए फॉर्म 26AS है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फॉर्म 26AS जो है टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1965। आंसर 1965। यानी कि बोनस भुगतान अधिनियम कब लागू किया गया था? तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 ईस्वी में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा 1965। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज P इन PLB? यानी PLB के अकॉर्डिंग P का फुल बताना है। प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है, तो आंसर इसके डी हो जाएगा। हिंदी वर्जन PLB में P क्या है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होता है PLB का फुल फॉर्म, तो इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिब्यूनल्स कैन रिव्यू DAR डिसीजन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज? न्यायाधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में DAR के निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। ड्यू टू प्रोसीड्यूरल रिलैप्सेस, व्हेन लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस डिनाइड, पनिशमेंट अवॉर्डेड इज डिसप्रोपोर्शनेट एंड ऑफ टू द ऑफेंस कमिटेड, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी। इसके हिंदी वर्जन देखें, न्यायाधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में DAR के निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। प्रक्रियागत चूक के कारण, जब प्राकृतिक न्याय के कानून का उल्लंघन किया जाता है, दी गई सजा किए गए अपराध के अनुपात से अधिक है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे इसके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पैटर्निटी लीव? PL, it may be combined with leave of any other kind, it is 15-day leave, or it may be availed only after childbirth, it may be availed only a single spell. Is according to question, answer C।
हिंदी वर्जन, पितृत्व अवकाश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, यह भी सही है। यह 15 दिन का अवकाश होता है, ये सही है। इसका लाभ केवल बच्चे के जन्म के बाद ही मिलता है, ये गलत है। इसका लाभ केवल एक ही बार लिया जा सकता है, ये सही है। तो ये इसका लाभ केवल बच्चे के जन्म के बाद ही लिया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि उससे पहले भी ले सकते हैं कन्फर्म होने तक। कन्फर्म होकर उससे पहले भी आप छुट्टी ले सकते हैं पीएल, और इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होते हैं, 6 मंथ, बच्चे के जन्म से 6 महीने तक। सॉरी दोस्तों, इसके आंसर जाएंगे डी, इसका लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है, ये गलत बता रहा है। इन्हें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके आंसर डी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि इसका लाभ केवल बच्चे के जन्म के बाद ही लिया जा सकता है। और ये इसका लाभ केवल एक बार ही नहीं, 2 बच्चे यानी 2 बच्चे में इसका लाभ लिया जा सकता है। एक बच्चे में यानी 15 दिन के लिए, फिर दूसरे बच्चे में 15 दिन के लिए लिया जा सकता है, यानी कि 2 बच्चे के एक बार में, एक बच्चे के लिए एक बार और एक बच्चे के लिए 2 बार लिया जा सकता है इसका लाभ। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएंगे डी इसका। हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन में इट मे अवेल्ड ओनली इन ए सिंगल स्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएल नंबर इज रिलेटेड टू स्टॉक आइटम। परचेज लिस्ट नंबर होता है पीएल नंबर का फुल फॉर्म। तो ये जो पीएल नंबर होता है ये सिर्फ स्टॉक आइटम के लिए होता है, नॉन स्टॉक के लिए पीएल नंबर नहीं होते। पीएल नंबर किससे संबंधित है, तो पीएल नंबर स्टॉक आइटम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ AAC। फुल फॉर्म ऑफ AAC एवरेज एनुअल कंजप्शन हो जाएंगे इसके सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि AAC का फुल फॉर्म क्या है, तो AAC का फुल फॉर्म एवरेज एनुअल कंजप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ IREPS, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। IREPS का पूर्ण रूप क्या है, तो IREPS का फुल फॉर्म जो है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मिनिमम 10 members are required to register themselves as an union. PNMA was founded by Sri V.V. Giri. Consent of 2/3 the total member required to change the name of registered union. Maximum 20 members of SC/ST association are allowed for attending informal meeting and divisional level. Correct answer is A. According to question, minimum 10 members are required to register themselves as an union. ऑप्शन नंबर ए। हिंदी वर्जन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संघ के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यह PNM की स्थापना श्री BV गिरी ने की थी। पंजीकृत संघ का नाम बदलने के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 की सहमति आवश्यक है। SC/ST एसोसिएशन के अधिकतम 20 सदस्यों को संभाग स्तर पर अनौपचारिक बैठक में भाग लेने की अनुमति है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ECA। WCA is renamed as ECA in year 2010. 50% of average monthly wages in taking for computing compensation in case of accident resulting in death. Higher the age of employee, lower the amount of compensation. There is ceiling of 25 lakh for granting of ex gratia lump sum amount of compensation from all sources. According to answer, according to question, right answer is D. There is ceiling of 25 lakh for granting of ex gratia lump sum amount of compensation from all sources. Option number D. ECA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 2010 में WCA का नाम बदलकर ECA कर दिया गया।
दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु होने पर मुआवजे की गणना के लिए औसत मासिक वेतन का 50% लिया जाता है। कर्मचारी की आयु जितनी अधिक होगी मुआवजे की राशि उतनी ही कम होगी। सभी स्रोतों से मुआवजे की मुफ्त राशि देने के लिए 25 लाख रुपए की सीमा है। तो इसके आंसर ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव रूल्स शैल अप्लाई टू रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। अवकाश नियम निम्नलिखित में से किस तिथि को उसके बाद नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होंगे। यानी कि 1 फरवरी 1949। अवकाश नियम 1 फरवरी 1949 को या उसके बाद 1 फरवरी 1949 को या उसके बाद नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होंगे। 1 फरवरी 1949 या फिर उसके बाद नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर यह अवकाश नियम लागू होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पास्ट इन ईयर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव granted on medical certificate may be converted retrospectively into which of the following leave। आंसर LHAP। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी को पूर्वव्यापी रूप से निम्नलिखित में से किस छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो LHAP छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे, LHAP। फुल फॉर्म LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। हाफ एवरेज पे। फुल फॉर्म ऑफ LAP, लीव ऑन एवरेज पे। फुल फॉर्म ऑफ LND, लीव नॉट ड्यू। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जाएंगे इसके ए, LHAP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ IREC वॉल्यूम 1 डील्स विथ लीव्स रूल्स। आंसर चैप्टर 8, सॉरी आंसर चैप्टर 5। IREC वॉल्यूम का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय अवकाश नियमों से संबंधित है। तो अध्याय 5 से। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर जाएंगे, चैप्टर 5 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लीव्स रूल्स। इट इज अप्लाइड ऑन टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट हु हैज completed 5 years of continuous service. No railway servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding 5 years. Next, or a railway servant on leave shall not return on duty before the expiry of the leave period without permission of leave sanction authority. All of the above are correct. Correct answer according to question, option number A. It is applied on temporary railway servant who has completed 5 years of continuous service. Option number A. अवकाश नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह अस्थायी रेलवे कर्मचारी पर लागू होता है जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। किसी भी रेलवे कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, छुट्टी पर गया रेलवे कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की अनुमति के बिना छुट्टी अवधि की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर नहीं लौटेगा। उपयुक्त सभी सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी यह अस्थायी रेलवे कर्मचारी पर लागू होता है जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। इनमें से बताना था कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इनकेशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे। नो अवेलेबल बैलेंस ऑफ LAP इज रिक्वायर्ड टू इनकेश। Total leave so encashed during the entire service period shall not exceed 60 days. It shall be permitted to encash LAP up to 10 days.
नो हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल बी पेएबल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए। नो अवेलेबल बैलेंस ऑफ LAP इज रिक्वायर्ड टू इनकेस। हिंदी वर्जन, औसत वेतन पर अवकाश के नकदीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन गलत है ये बता रहा है इसमें से। क्या नकदीकरण के लिए LAP की कोई उपलब्ध शेष राशि की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान नकदीकरण की गई कुल छुट्टी 60 दिनों से अधिक नहीं होगी। कि LAP को 10 दिनों तक नकदीकरण करने की अनुमति होगी। कोई मकान किराया भत्ता या परिवहन भत्ता दे नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ए, नकदीकरण के लिए LAP की कोई उपलब्ध शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। विडो सिस्टर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास एज डिपेंडेंट। हायर ग्रेड पास कैन बी इशूड ऑन मेडिकल ग्राउंड। वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ PTO इज 6 month। अनमैरिड डॉटर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। इनमें से बता रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ PTO इज 6 month। हाफ सेट PTO की वैलिडिटी ओनली 5 month होते हैं, यानी कि हाफ सेट कहें या फुल सेट कहें, सभी PTO और पास इन सभी की वैलिडिटी 5 month के होते हैं, 5 महीने की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएंगे PTO के आधे सेट की वैलिडिटी 6 महीने है, ये गलत दे रखा है। PTO की आधे सेट या फिर फुल सेट या फिर पास हाफ सेट या फुल सेट, इन सभी की वैलिडिटी 5 months की होती है, 5 महीने के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज वीक्स नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक एज पब्लिक सर्विस। सार्वजनिक सेवा में हड़ताल पर जाने से पहले कितने दिन या सप्ताह पहले सूचना दी जानी चाहिए। तो मिनिमम 6 सप्ताह यानी कि 6 weeks पहले सूचना दी जानी चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 सप्ताह पहले सूचना दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ वर्कर मेल और फीमेल, मैंडेटरी प्रोविजन अंडर फैक्ट्री एक्ट। आंसर 500 मोर, वेलफेयर ऑफिसेज 250 और मोर, कैंटीन 150 और मोर, फर्स्ट एड बॉक्स 30 और मोर, क्रेज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। कर्मचारियों की संख्या, पुरुष महिलाएं और फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान। 500 या उससे अधिक कल्याण कार्यालय, 250 या उससे अधिक कैंटीन और 150 से उससे अधिक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, 30 या अधिक क्रैच। तो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर ये सभी अनिवार्य प्रावधान हैं, ऑप्शन डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्निटी लीव इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। पितृत्व अवकाश किस वर्ष शुरू किया गया था। तो पितृत्व अवकाश 1997 में शुरू किया गया था, 1997 में। पैटर्निटी लीव 1997 में शुरू किया गया था। पैटर्निटी लीव 15 दिनों का दिया जाता है, 15 days के लिए, और ये 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। बच्चों के जन्म से 6 महीने की तक की इसकी वैलिडिटी होती है, 6 महीने में कभी भी ले सकते हैं 15 दिनों का अवकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज SCL में बी ग्रांटेड टू मेल एम्प्लॉय फॉर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन। नसबंदी ऑपरेशन के लिए पुरुष कर्मचारियों को कितने दिनों की SCL दी जा सकती है। आंसर नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं आंसर इसके, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL में बी ग्रांटेड इन वन स्पेल। आंसर 5 years। हिंदी वर्जन, एक बार में कितने वर्ष के लिए असाधारण अवकाश EOL दिया जा सकता है। तो एक बार में 5 वर्षों के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 5 years के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम ईयर। मातृत्व अवकाश अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी है।
तो मातृत्व अवकाश अधिनियम 2017 से प्रभावी है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच रूल of RTI Act there shall be no obligation to provide any citizen certain information which are exempted from disclosure? Answer C, Rule 8। आरटीआई अधिनियम के किस नियम के तहत किसी भी नागरिक को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने की बाध्यता नहीं होगी जिन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गई है? ये किस नियम के अकॉर्डिंग है? तो नियम 8 के तहत है। नियम 8 आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 12 राइट टू आरटीआई मतलब 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आधार नंबर इज 12 डिजिट नंबर, पैन नंबर इज अल्फान्यूमेरिकल यूनिक कोड, पीपीओ इज ए 12 डिजिट यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू पेंशनर, PRAN is 12 digit unique number provided to each subscriber under NPS. Correct answer is according to question PPO is a 12 digit unique number is provided to pensioner. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आधार संख्या 12 अंकों की संख्या है, पैन एक अल्फान्यूमेरिक यूनिक कोड है, पीपीओ पेंशन भोगी को प्रदान किया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है, प्राण एनपीएस के तहत प्रत्येक ग्राहक को प्रदान किया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है। तो इसके आंसर ये भी सही हो जाएंगे क्योंकि आधार जो है 12 अंकों का होता है आधार संख्या। पैन एक अल्फान्यूमेरिक कोड है, ये भी सही है। ये गलत है, पीपीओ पेंशन भोगी को प्रदान किया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दे रखा है कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ? आंसर बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महापरिनिर्वाण दिवस किस पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू ग्रेवेंस लॉजिंग पोर्टल फॉर पैसेंजर ट्रेवलर्स? यात्रियों के लिए शिकायत दर्ज करने वाले पोर्टल में कौन सा संबंधित है? इसके आंसर जाएंगे रेल मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? RDSO लखनऊ, कोर न्यू दिल्ली, NAIR वडोदरा और IRICN पुणे। तो इनमें से गलत है, जो नॉट करेक्ट है वो कोर नई दिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? RDSO लखनऊ, नोयर वडोदरा और एशियन पुणे में है, कोर नई दिल्ली में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप? निम्नलिखित में से कौन कार्यशाला के आधुनिकीकरण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, COFMOW। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर मंथ पर चाइल्ड? आंसर नॉन ऑफ द दीज। प्रति माह प्रति बच्चे बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि क्या है? दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे और सही आंसर हो जाएंगे 2812 रुपये 50 पैसे पर मंथ। प्रति माह प्रति बच्चे बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2812 रुपये 50 पैसे पर मंथ है। और हॉस्टल सब्सिडी 8437 रुपये 50 पैसे पर मंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फेमस M. नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट केस? आंसर नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध एम नागराज बनाम भारत संघ न्यायालय मामले से संबंधित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपीज कंप्यूटर एडवांस में बी गिवन टू एम्प्लॉय, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस पीरियड इज रिक्वायर्ड टू अवेल कंप्यूटर एडवांस फैसिलिटी? आंसर नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। कर्मचारी को 50,000 रुपये का कंप्यूटर एडवांस दिया जा सकता है। कंप्यूटर एडवांस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या होना चाहिए? न्यूनतम सेवा अवधि में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेंचमार्क APAR ग्रेडिंग इज नॉट फिट फॉर MSCP? कौन सा बेंचमार्क MSCP के लिए उपयुक्त नहीं है? अच्छा, इनमें से गुड है जो MSCP के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इज कंप्लीटिंग 100 years ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ऑन 3 February 2025. द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस वाज स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन? आंसर बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस टू कुर्ला हार्बर। भारतीय रेलवे 3 फरवरी 2025 को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के 100 साल पूरे कर रहा है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच चली थी? पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी, मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच में 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। और भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में डिस्टेंस जो है 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर। पहली बार जो ट्रेन चली थी उसमें 3 इंजन थे, तीनों इंजन का नाम है साहिब, सिंध और सुल्तान। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ DCRG may be withheld temporarily for want of store commercial clearance? राइट आंसर इज सी, 10%। स्टोर वाणिज्यिक मंजूरी के अभाव में DCRG के अधिकतम कितना प्रतिशत अस्थायी रूप से रोका जा सकता है? आंसर इसके हो जाएंगे 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी CRS इज सबऑर्डिनेट टू द मिनिस्ट्री? आंसर नॉन ऑफ दीज, आंसर हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। यानी कि रेलवे सुरक्षा आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो नागर विमानन मंत्रालय के अधीन आता है। नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स? आंसर ए, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। RDS का फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद है IRCTC का फुल होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके हिंदी वर्जन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेल अवसंरचना के निर्माण में शामिल है? आंसर RVNL, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट? भारतीय मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में नारायण मेघाजी लोखंडे को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री नारायण मेघाजी लोखंडे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूडेड्स ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट इज कॉल्ड। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है उसे क्या कहा जाता है? इनमें से आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल हैव टू पब्लिश ऑल द particulars of its organization function duties is? आंसर सी, सेक्शन 4। आरटीआई अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने संगठन, कार्य, कर्तव्यों आदि के सभी विवरण प्रकाशित करने होंगे? आंसर धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अभी हीरालाल सामरिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आरटीआई प्रोविजन? एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल गिव फुल पर्सनल डिटेल्स। An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requiring the information. Next, if any applicant cannot make his request in writing, the CPIO should render all reasonable assistance to the person making the request orally to produce the same in writing. Or an applicant seeking information which is related to another office or public authority, such application should be forwarded within 5 days from the date of receipt of the application. According to question, right answer is A, an application making request for information shall give full personal details. Option number A, according to question. हिंदी वर्जन देखेंगे, आरटीआई प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को पूर्ण व्यक्तिगत विवरण देना होगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैप्टर विच डील्स विथ जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड मैनुअल? सेवा की सामान्य शर्तों से संबंधित अध्याय निम्नलिखित में से किस कोड मैनुअल में उपलब्ध है? IREC फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैप्टर विच डील्स विथ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग etc इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड मैनुअल? भर्ती, प्रशिक्षण आदि से संबंधित अध्याय निम्नलिखित में से किस कोड मैनुअल से संबंधित है? आंसर जाएंगे सी, IREM फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। स्टेशन मास्टर यानी कि मेडिकल कैटेगरी की दिया हुआ शायद, तो स्टेशन मास्टर की मेडिकल कैटेगरी होता है ये A2 हो जाएगा, और ट्रेन क्लर्क A3 और कॉमर्शियल क्लर्क B2 एंड जूनियर क्लर्क C2। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है और एक कैटेगरी है। स्टेशन मास्टर की मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 होता है, ट्रेन क्लर्क की मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होता है, और कॉमर्शियल क्लर्क के लिए B2 होता है, और जूनियर क्लर्क के लिए C2 होता है। ऑप्शन नंबर इसके सी हो जाएंगे। हिंदी वर्जन, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। स्टेशन मास्टर किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है? तो स्टेशन मास्टर जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है, और ट्रेन क्लर्क A3 में, और वाणिज्य क्लर्क B2 और जूनियर क्लर्क C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स कम्स अंडर राजभाषा रीजन बी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह राजभाषा क्षेत्र बी में आता है? तो बी में आता है दादर नागर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये सभी क्षेत्र बी में आते हैं। आइए दोस्तों इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र इसमें है वो क क्षेत्र में है, सॉरी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र इसमें से आता है वो ख क्षेत्र में है, और राजस्थान क क्षेत्र में है, और अंडमान निकोबार भी क क्षेत्र में आता है। इसमें से गुजरात की बात कर ले तो गुजरात ख क्षेत्र में है, और राजस्थान
क क्षेत्र में है और पंजाब ख क्षेत्र में है। दमन द्वीप, तो दमन द्वीप और दादर नागर हवेली ये दोनों ख क्षेत्र में आते हैं। महाराष्ट्र भी ख क्षेत्र में है और तमिलनाडु ग क्षेत्र में है। अब बात कर ले इसकी दादर नागर हवेली की, तो ये ख क्षेत्र में है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर तो यही है। और गुजरात महाराष्ट्र ये भी तीनों ख क्षेत्र में है। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कौन सा राज्य समूह या कौन सा ग्रुप है राज्यों का जो क्षेत्र बी में आता है, तो ये हो जाएगा, ये बी में आता है। दादर नागर हवेली गुजरात महाराष्ट्र और पंजाब चंडीगढ़, पंजाब हो गए, चंडीगढ़ हो गए, और गुजरात महाराष्ट्र पंजाब चंडीगढ़ दादर नागर हवेली और दमन द्वीप इतना राज्य है जो सभी ख क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ सी हैज पास्ट। निम्न में से किस आधार पर किसी भी कर्मचारी को उनके साधक ज्ञान होना मान लिया जाता है यदि वह मैट्रिक या समकक्ष उच्च परीक्षा में एक विषय हिंदी हो या केंद्र की हिंदी टीचिंग योजना द्वारा कराया गया प्रज्ञा परीक्षा पास हो, यदि वो घोषणा किया हो कि उन्हें हिंदी में साधक ज्ञान प्राप्त है। इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी के कारण कर्मचारी को उनके साधक ज्ञान होना मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसिप्लिन। आर्टिकल 351 इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, आर्टिकल 112 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 344 रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑप्शन नंबर डी हिंदी वर्जन। निम्नलिखित का मिलान करें संविधान का अनुच्छेद और अनुशासन। अनुच्छेद 351 में कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। अनुच्छेद 112 में संघ की राजभाषा है और अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा है। 344 में राजभाषा आयोग के संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? आंसर सी 9। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितने अनुच्छेद हैं? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी। राजभाषा अधिनियम 1963 को संशोधित कब किया गया? तो 1967 ईस्वी में इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल लैंग्वेज में बी यूज्ड? निम्नलिखित में से किस एकल भाषा का उपयोग किया जा सकता है? आंसर जो है इसके नोटिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से हो जाएंगे अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशंस। ऑप्शन नंबर डी। अभ्यावेदन जो है वो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर रिसीव्ड एब्सोल्युटली इन हिंदी लैंग्वेज शुड बी रिप्लाइड इन? आंसर हिंदी और इंग्लिश। ऑप्शन नंबर सी। पत्र प्राप्ति पूर्णतः हिंदी भाषा में होनी चाहिए तथा उसका उत्तर निम्न भाषाओं में दिया जाना चाहिए। आंसर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द ऑफिशियल लैंग्वेज वर्किंग कमेटी ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड की राजभाषा कार्य समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर जाएंगे चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इज फॉर्म्ड इन? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग गठन 7 जून 1955 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है?
तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से एक विदेशी भाषा है, एक विदेशी लैंग्वेज भी है जिसका नाम है जो नेपाली भाषा उसको बोला जाता है। तो एक विदेशी भाषा जो नेपाली है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अब आइए दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। प्रत्येक एलडीसी क्वेश्चन में, एलडीसी जीडीसी सभी में करंट अफेयर्स आते हैं, तो करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। आइए दोस्तों अब करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया? तो केंद्रीय बजट 2025 निर्मला सीतारमन ने पेश किया, क्योंकि वित्त मंत्री यही हैं, इसीलिए केंद्रीय बजट जो है निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 50 करोड़ 65 लाख। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। केंद्रीय बजट 2025 में कुल व्यय आवंटित किया गया 50.65 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ग सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ? रेलवे और राजमार्ग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ग नंबर, रेलवे और राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया? इसके आंसर है उप उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? तो मखाना बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मखाना बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई। शहरी चुनौती कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में विकास के 4 इंजनों में से एक क्या है? विकास के 4 इंजनों में से एक है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई? तो पहली बार उद्यमियों को समर्थन देने के लिए 2 करोड़ तक के सावधि ऋण की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही? तो ये इसके आंसर जाएंगे सर्विसेज। 38वां राष्ट्रीय खेल हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ और इसमें सर्वाधिक पदक शीर्ष पर रही जो वो है सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा राज्य करेगा? तो 2026 में मेघालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज में महाकुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट कौन था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती? इसके आंसर जाएंगे इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक सचिन यादव ने जीता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। प्रतिबंध हटने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी विशिष्ट ग्राहक अधिग्रहण गतिविधियां फिर से शुरू कर सकता है? तो ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 के थीम राज्य कौन से दो भारतीय राज्य हैं? इसके आंसर जाएंगे मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? तो इसके आंसर जाएंगे 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो रेट क्या है? नई रेपो रेट है 6.25%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है? आंसर हो जाएंगे 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो कुल मतदान प्रतिशत 60.42% रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2025 को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा फिलेमोन यांग। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे जो भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।